चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। सबसे पहले हम द हिंदू की खबरें देखेंगे साइंस वाले पेज से। साइंस वाले पेज की पहली खबर हम देखने वाले हैं पार्टिकुलरली एडाप्शन से रिलेटेड। ठीक है, यदि कोई एक जीव है, पार्टिकुलरली आप ये समझ लीजिए जो इंडेंजर्ड कैटेगरी के जीवों को हम लुप्त होने से बचाते हैं, मान के चलिए हम चीते को भारत में ला करके उसका पुनर्वास करना चाहते हैं, उनकी संख्या को बढ़ाना चाहते हैं। इस एग्जाम्पल को आप यहाँ पर सेट कर लेते हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा यदि कोई व्यक्ति माइग्रेट कर रहा है, कोई इंडिविजुअल, कोई प्राणी इंडिविजुअल यदि माइग्रेट कर रहा है तो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसको आपको कंसिडर करने की, ध्यान में रखने की ज़रूरत है यदि हम कंजर्वेशन के एफर्ट लगा रहे हैं। हम चाहते हैं कि चीता हमारे यहाँ पर आए, हम उसका कंजर्वेशन करें और वो हमारे यहाँ पर पले और बढ़े। तो इसके लिए कौन कौन से फैक्टर को आपको कंसिडर करना पड़ेगा, साइंस में ये रिसर्च की गई है। स्टडी में कुछ ऐसी बातें आई हैं जिसमें ऐसा बताया जाता है यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल को ऐड कर रहे हो, इससे जो एडाप्शन है ना उसमें हमको रिडक्शन देखने को मिलता है। मतलब कि जैसे कि यदि चीता हमारे यहाँ पर आता है तो वो यहाँ के वातावरण से अनुकूलित होगा, उसमें घुलेगा मिलेगा, तो वो जो एडाप्शन है ना उसमें रिड्यूस देखने को मिल सकता है। यदि हमारे यहाँ का खुद का जो इन्वायरमेंट है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, मतलब यदि पर इन्वायरमेंट में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जा रहा है, तो वातावरण में बहुत ज़्यादा यदि उतार चढ़ाव होता है तो उस जीव के एडाप्शन में असर पड़ता है, उसमें गिरावट देखने को मिलती है। कंजर्वेशन के प्रयास किए जाते हैं, ठीक है, जिसका उद्देश्य रहता है ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल की जो संख्या है उसको हम इंक्रीज़ कर सकें, उसकी जनसंख्या को हम बढ़ा सकें, पार्टिकुलरली जो इंडेंजर्ड स्पीसीज वाले जीव जंतु होते हैं, ठीक है, जो तेज़ी के साथ में लुप्त हो रहे हैं, उनको कैसे करके हम बचा सकते हैं, कैसे करके उनकी जनसंख्या को हम बढ़ा सकते हैं, वो सारी चीज़ें कंजर्वेशन एफर्ट के अंतर्गत आ जाती हैं। तो ये काम कैसे होगा? ये काम हो सकता है जीन के फ्लो को हमें प्रमोट करना पड़ेगा, ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। सच ए मूव इज़ बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट ब्रिंगिंग इन मोर मेंबर्स। अब ये जो मूव, ये जो रास्ता है, ये जो उपाय है, इसका आधार क्या है? इसका आधार ये है, हमें एक अंडरस्टैंडिंग याद रखना। यदि हम ब्रिंग कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स को, इंडेंजर्ड कैटेगरी वाले लोगों को, इससे क्या होगा? लीड टू ए ग्रेटर इम्पोर्ट ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। इसका मतलब ये हो गया हमारे यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जेनेटिक को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से मंगवा रहे हैं, क्योंकि हम बाहर से प्राणियों को लेके आ रहे हैं, जीव जंतुओं को लेकर आ रहे हैं। देयर बाई ए ग्रेटर वेरिएशन इन द फोकल पॉपुलेशन। और वहीं पर आप ये देख लोगे कि इससे क्या देखने को हमको मिलेगा, हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है नॉर्मली, उसमें बहुत सारे वेरिएंट अब हमको देखने को मिल जाएंगे। कुछ एक्सपेरिमेंट हैं जो कि रिसर्चर के द्वारा किए गए हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER पुणे के द्वारा ये रिसर्च किया गया, जिसमें इंडिकेशन दिया गया है इन द कॉन्ट्रास्ट टू सिंपल प्लान आउटलाइंड हेयर। कुछ कुछ फैक्टर्स बताए गए हैं, नेमली द नेचर ऑफ द एनवायरनमेंट, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसकी प्रकृति कैसी है, इसके साथ साथ में जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस कैसा है यदि हम किसी जीव को यहाँ पर लेके आ रहे हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रोल को प्ले करता है किस चीज़ को डिसाइड करने में कि आप जो जीव जंतु को हमारे यहाँ पर लेके आ रहे हैं वो कितनी तरह से सक्सेस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। द स्टडी हैज़ बीन एक्सेप्टेड फॉर पब्लिकेशन इन जर्नल ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। फिर बाद में इस रिसर्च को एक पत्रिका में एक्सेप्ट किया गया है, उस पर उसका प्रकाशन यहाँ पर किया गया है। अब
इन्वायरमेंट की रोल को लेकर के यहाँ पर बताया जाता है कि इन्वायरमेंट का रोल किसी भी जीव के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर हम एस्चेरियाई कोली की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जब माइग्रेट करता है दूसरी जगह से नई जगह में, तो किस प्रकार से नए वातावरण के साथ में ये प्रभावित होता है। एक्सपेरिमेंट में हमने ये देखे हैं रिसर्चर जिनका सब्जेक्ट रहा था पॉपुलेशन ऑफ एस्चेरियाई कोली, जो कि एडॉप्ट कर रहा था कॉम्प्लेक्स एंड फ्लक्चुएशन एनवायरनमेंट्स। किसके द्वारा? माइग्रेशन के माध्यम से ऐसी कॉलोनी में आया जहाँ का वातावरण इसको एक्सेप्ट करना है, कॉम्प्लेक्स है वहाँ का एनवायरनमेंट, फ्लक्चुएट होते जा रहा है यहाँ का। अब ये जो कॉलोनीज थी इनमें क्या कंसिस्टेड था, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ शामिल थी? वेरिंग प्रोपोर्शन ऑफ द क्लोनल एंसेंट्रल इमिग्रेंट्स। अब यहाँ पर उसको ये देखने को मिला है ना मैं यहाँ पर केवल अकेला हूँ, बल्कि मेरे जैसे और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं, और जिसका रेशियो कम ज़्यादा यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। दैट इज़ टू से द इमिग्रेंट्स कंसिस्टेड ऑफ ए मिक्स ऑफ क्लोनल मेंबर एंड दूस कैरिंग जेनेटिक वेरिएशन, और यहाँ पर उसको जेनेटिक वेरिएशन भी दिखाई देता है। अब यहाँ पर पैरेलल में समांतर में ये बात करी जाती है कि रिसर्चर लोगों ने ये स्टडी किया द इफेक्ट ऑफ वेरिंग द रेशियो ऑफ क्लोनल मेंबर्स टू दूस कैरिंग जेनेटिक वेरिएशन। दोनों के बीच में किस प्रकार का रेशो रहा है, जो लोग अभी मौजूद हैं यहाँ पर और जो नए लोग यहाँ पर आकर के रह रहे हैं, उनके बीच का अनुपात किस प्रकार से रहा है। इसके बाद अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं वायरस से रिलेटेड। पार्टिकुलरली हम बात करेंगे मंकी पॉक्स वायरस से संबंधित। जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको हम 4 कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक, ठीक है, इसके कुछ पिक्चर हम देखेंगे आगे चल करके। लेकिन हमें समझना है वायरस के बारे में। वायरस जिसको हम विषाणु हिंदी में बोलते हैं, ये भी काफ़ी साइज में छोटे होते हैं, परंतु ये अन्य जो सूक्ष्म जीव हैं इनसे अलग होते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल से ये अलग होते हैं। ये केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, मतलब जीवाणु पौधे या फिर जंतु कोशिका में ये गुणन करते हैं। कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुखाम हो जाना, फ्लू हो जाना, खांसी, ये सारी जो चीज़ें हैं वायरस के चलते चलते होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो और खसरा भी वायरस के चलते चलते होते हैं। अतिसार और मलेरिया की बीमारी प्रोटोजोआ के चलते चलते होती है। टाइफाइड और जो टीबी है ये जीवाणु के कारण होने वाले रोग हैं। अब हम चलते हैं मंकी पॉक्स वायरस के बारे में देख लेते हैं कुछ बेसिक जानकारी। मंकी पॉक्स वायरस एक जूनोटिक डिसीज़ माना जाता है। एक ऐसा डिसीज़ जो कि ट्रांसमिट होता है फ्रॉम इन्फेक्टेड एनिमल्स से ह्यूमंस में, जूनोसिस, ठीक है। तो ये जो वायरस होता है ये जूनोटिक है। जूनोटिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका जो फैलाव है वो सबसे पहले जानवरों में हुआ, जानवरों से फिर ये इंसानों में फैलते जाता है। इसको हमने पहचान किए हैं लाइक पॉक्स लाइक डिजीज़। जिस प्रकार से पॉक्स का रोग होता है उसी प्रकार से ये मंकी पॉक्स की बीमारी भी होती है। एमंग मंकीज़, मंकी में पॉक्स जैसी बीमारी, उसका नाम हमने क्या रख दिया? मंकी पॉक्स। इसीलिए इसका नाम पड़ गया था मंकी पॉक्स। ये नाइजीरिया का एंडेमिक माना जाता। इसका मेन रीजन है मंकी पॉक्स वायरस, जो कि एक मेंबर माना जाता है ऑर्थोपॉक्सी वायरस जीनस का। इसकी फैमिली का नाम है पॉक्सवीरेडाई। इसके नेचुरल होस्ट की यदि हम बात करें तो अभी तक पता नहीं लगाया गया है, बट द डिजीज़ हैज़ बीन रिपोर्टेड इन मैनी एनिमल्स। लेकिन यदि हम एनिमल्स की बात कर लें तो कई सारे जानवर ऐसे हैं जहाँ पर वे इसका होस्ट मतलब घर का काम कर रहे हैं। अब वो कौन कौन से एनिमल्स हैं उनके नाम आप देख लीजिए। मंकीज़, एपेस, ए वेराइटी ऑफ रोडेंट्स। रोडेंट मतलब ऐसे जीव जो कि अपने दांतों से
कुतर कुतर कर खाते हैं, जैसे कि रैट्स हो गया, माइस हो गया, स्क्विरल्स हो गए, पेरियाई डॉग्स और रैबिट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इनके होस्ट की कैटेगरी में। एपिस यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है, ये देख लीजिए आप। ये भी जो है इस वायरस को अपना होस्ट बना लेते हैं। अब इसकी स्टडी को लेकर के यदि हम देखें तो मंकी पॉक्स का विस्तार अभी तक कैसा हुआ है, कौन कौन से वेरिएंट्स इसके आ चुके हैं, किस देश में कम है, किस देश में ज़्यादा है, ये सारी बातें यहाँ पर बताई जाती। सितंबर 2022 तक का यदि आप आंकड़ा देखोगे तो 50,000 से भी ज़्यादा केस रिपोर्ट किए जा चुके हैं। लगभग 99 कंट्री में ये फैल चुका है और 8 डेथ हो चुकी है फ्रॉम नॉन एंडेमिक कंट्रीज़। जहाँ पर अभी ये बीमारी नई नई ही है, वहाँ पर भी लोग इस बीमारी से मर रहे हैं। यूएस, ब्राज़ील, पेरू, कनाडा, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और यूके, इसके साथ में नीदरलैंड, पुर्तगाल, 88% केसेस हमको यहीं देखने को मिल रहे हैं। डिस्पाइट एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ग्लोबल केसेस for consecutive weeks, the number of infections has declined by over 20% in the last week of August. अगस्त के लास्ट वीक में 20% की हमको गिरावट देखने को मिली है इस प्रकार के केसेस में। तीसरे नंबर की बात यह है, डिक्लाइन इन केसेस इज प्रीडोमिनेटली सीन इन यूरोप। ज़्यादातर गिरावट हम कहाँ देख रहे हैं? यूरोप में देख रहे हैं। वाइल द रेट ऑफ राइज इन केसेस हैज़ बीन प्लेटविंग एंड पॉसिबली डिक्लाइनिंग इन यूएसए। और इस प्रकार से आप ये देखोगे कि यूएसए में भी हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, लेकिन जो इन्फेक्शन है कंटिन्यू इंक्रीज़ हो रहा है लैटिन अमेरिका में, पॉसिबली ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस एंड सफिशिएंट अवेलेबिलिटी और वैक्सीन। क्योंकि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, इसके साथ साथ में अवेयरनेस भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। कुछ प्रपोर्शन ही ऐसा है मंकी पॉक्स के केस का, मतलब केवल 5%, जो कि रिपोर्ट किया गया है इन हेल्थ केयर वर्कर्स ग्लोबली। अब जो डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, इनका इलाज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये भी इससे प्रभावित हो सकते। मोस्ट ऑफ देम हैव बीन आउटसाइड हेल्थ केयर सेटिंग। 6वें नंबर की बात यह है, द कंटिन्यूड स्प्रीड ऑफ द IIB-B1 लाइनेज हैज़ रिजल्टेड इन 8 सब लाइनेज। अब बताया जा रहा है एक कैटेगरी है, उसकी भी कई सारी कैटेगरी बढ़ चुकी है। यदि ये किसी टाइप में अपने आप को ढाल ले रहा है तो उस टाइप में भी फिर से ये बढ़ जा रहा है। देयर आर स्टिल मैनी एस्पेक्ट ऑफ द वायरस एंड इन्फेक्शन दैट रिमेन अननोन। इवोल्यूशन क्या है इस डिसीज़ मैकेनिज्म का? दूसरी बात, प्रिविलांस क्या है यदि ये एसिम्प्टोमेटिक हो जाता है। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब ये है मंकी पॉक्स के जो लक्षण हैं वो लक्षण हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसके बाद भी हमारे शरीर में मंकी पॉक्स वायरस फैल गया। एंड वैक्सीन एफिकेसी, वैक्सीन की एफिकेसी का भी अभी क्वेश्चन हल नहीं किया जा चुका है। फॉर द फर्स्ट टाइम ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ऑफ द मंकी पॉक्स वायरस हैज सस्टेन्ड इन नॉन एंडेमिक कंट्रीज फॉर 3 months। अब आप ये भी देखोगे कि पिछले 3 महीने से, ठीक है, अनिश्चित है कि क्या ये ह्यूमन से ह्यूमन में भी अब फैलने लगा, क्योंकि इसको हम जूनोटिक डिसीज़ बोल रहे थे। जूनोटिक का मतलब ये है कि ये जानवरों से इंसानों में फैल रहा है। क्या नेसेसरी स्टेप उठाने की ज़रूरत है आज के टाइम में किसी भी कंट्री को? तो कंटिन्यूड सर्विलांस सबसे बड़ी की का काम करती है। इससे आप प्रिवेंट कर सकते हो फ्यूचर आउटब्रेक को। वाइल मोर इन डेप्थ साइंस वुड बी रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द पैथोजन। आपको साइंस की भी समझ होनी चाहिए, तब जाके आप इस पैथोजन को अंडरस्टैंड कर सकते हो। उसका इवोल्यूशन कैसे हुए, डिसीज़ का मैकेनिज्म क्या है, वैक्सीन की एफिकेसी क्या है, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए साइंस का सहारा लेना हमें बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात कर लें, क्वांटम ऑफ एसिम्प्टोमेटिक मंकी पॉक्स ट्रांसमिशन एंड द एफिकेसी ऑफ द वैक्सीन in preventing spread would be immediate importance। तो जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस आ रहे हैं, आप उनकी पहचान कैसे करके करोगे? दूसरी बात यह है, यदि वैक्सीन इसकी अवेलेबल है, वैक्सीनिया यहाँ पर जो है चेचक को बोला जा रहा है, चेचक की जो वैक्सीन है, क्या वो इसको प्रिवेंट कर सकती है?
ये आपको समझने की ज़रूरत है। प्रेजेंट का जो आउटब्रेक आप देख रहे हैं, वाइल कॉलिंग फॉर ग्लोबल यूनिटी, और इसमें आपको पूरे विश्व का सहयोग चाहिए। इसके साथ साथ में कोऑपरेशन हैज़ अनफॉर्चुनेटली आल्सो पुट मैनी ऑफ दीज कॉन्सेप्ट टू टेस्ट। ठीक है, तो जितने भी कॉन्सेप्ट आप बताए हैं, ग्लोबल यूनिटी कितनी है, ग्लोबली कॉपरेशन कितना मिल पा रहा है, ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं मंकी पॉक्स से हमारी लड़ने की कैपेसिटी पर। इसके बाद अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं साइंस की, वो है जेम्स वेब टेलीस्कोप, जिसको शॉर्टकट में हम WEBB भी कहा जाता है। ये नेक्स्ट ग्रेट स्पेस साइंस ऑब्जर्वेटरी मानी जाती है। इसके पहले एक हुआ करती थी टेलीस्कोप हब्बल के बाद स्थान ले लिया है जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। ये हमारा जो ब्रह्मांड है उसके कई सारे रहस्यों को खोलने के लिए इसका निर्माण किया गया। फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स कैसे करके बने, प्लानेट का निर्माण कैसे हुआ, टू द बर्थ ऑफ द फर्स्ट गैलेक्सीज इन द अर्ली यूनिवर्स, पहली जो गैलेक्सी थी उसका जन्म कैसे करके हुआ। जेम्स वेब एक इंटरनेशनल पार्टनरशिप रखता है नासा, ESA और CSA के साथ में मिल करके। ये टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था ऑन एन एरियन 5 फ्रॉम यूरोप्स स्पेस पोर्ट इन फ्रेंच गुयाना। ठीक है, फ्रेंच गुयाना में कहाँ पर से इसका अपन ने क्या किए थे, लॉन्चिंग किए थे, वो जगह का नाम यहाँ पर बताया जा। लॉन्च की डेट है 25 दिसंबर 2021। लॉन्च की लोकेशन है यूरोप का स्पेस पोर्ट फ्रेंच गुयाना में। लॉन्च व्हीकल है एरियन 5, ऑर्बिट है लार्ज रेंज पॉइंट 2.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। इसकी डिस्टेंस बताई गई है कितने प्रकाश वर्ष ये हमसे दूर की लोकेशन में स्थित है। अब जैसे कि हम जान रहे हैं कि इसको हमने इस दूरबीन को वहाँ अंतरिक्ष में भेजें, उसका एक ही रीज़न है, बहुत सारे रहस्यों को ये उजागर करने वाली है। तो एक्सोप्लैनेट में मतलब कि हमारे पृथ्वी के अलावा जो दूसरा प्लैनेट है वहाँ पर CO2 की उपस्थिति का पता इस टेलीस्कोप के द्वारा लगाया गया। द जेम्स वेब टेलीस्कोप हैज़ कैप्चर्ड द फर्स्ट अनएम्बियस एविडेंस। अनएम्बियस मतलब होता है क्लियर सबूत, एविडेंस मतलब सबूत, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, एटमॉस्फेयर ऑफ ए प्लैनेट आउटसाइड द सोलर सिस्टम। जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके बाहर कुछ प्लैनेट मौजूद है, उस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में CO2 की उपस्थिति दर्ज किया है इस जेम्स वेब टेलीस्कोप में। तो इस टेलीस्कोप ने इन्फॉर्मेशन को प्राप्त किया है अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द गैस जाइंट, नाम है इसका WSP-39b, एज इट मूव्ड अक्रॉस द फेस ऑफ इट्स स्टार। ठीक है, साइंस वाली एक न्यूज़ अगली आई है जिसमें बताया जा रहा है ऐसे पौधे जो आज के टाइम में आप देखोगे एकमात्र बचे हुए हैं। इन पौधों में अब आप देखोगे कि इनमें निषेचन नहीं हो पा रहा। ठीक है, इनमें निषेचन नहीं हो पा रहा, इनमें नए फूल आने में दिक्कत जा रही, वहाँ तक तितलियाँ नहीं जा पा रही हैं, तो कैसे करके फिर नए पौधों का जन्म होगा। तो इसी के लिए पौधे वैज्ञानिक लोग क्या काम करते हैं, एक एक फूल में वो क्या काम करेंगे, इसके पराग को लेकर के दूसरे फूल से टच कराएंगे, इससे पौधों में प्रजनन संभव हो पाता है। इस प्रकार से वैज्ञानिक लोग इनको बचा पा रहे हैं, इनकी प्रजाति को सेव कर पा रहे हैं। लेकिन आज के टाइम में आप ये देखोगे एफॉरेस्टेशन के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, मतलब कि वृक्षारोपण के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, लेकिन ये जो वृक्षारोपण के प्रोग्राम हैं उन पौधों को संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं जिनकी तादाद बहुत कम है, जो सिंगल ही बचे हैं। इस प्रकार की बात यहाँ पर बताई जाती है, और वो जो पौधे हैं वो ट्रबल वाली कंडीशन में हैं। कैंसर की बीमारी को लेकर के अगली न्यूज़ बताई गई है कि लगभग 50% कैंसर की जो डेथ है वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व भर में हो रही हैं काज्ड बाय प्रिवेंटेबल रिस्क फैक्टर। किसके कारण, ऐसे रिस्क फैक्टर जिनको आप प्रिवेंट कर सकते।
द लार्जेस्ट स्टडी येट ऑफ द लिंक बिटवीन कैंसर बर्डन एंड रिस्क फैक्टर। कितना कैंसर का बर्डन है और उसके रिस्क वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। यूज्ड एस्टिमेट्स ऑफ द केसेस एंड डेथ्स फ्रॉम ओवर 200 कंट्री। इस सारी चीज़ों का असेसमेंट लगाया गया था लगभग 200 कंट्रीज़ में। स्मोकिंग, एल्कोहल का उपयोग करना, इसके साथ साथ में हाई बॉडी मास इंडेक्स, कौन कौन से रीज़न यहाँ पर बताए गए हैं उनको आप ध्यान रखिए। स्मोकिंग लोग कर रहे हैं, एल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं, इसके साथ साथ में हाई बॉडी मास इंडेक्स वर द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द कैंसर। ये कैंसर का रीज़न है और कैंसर की डेथ का भी कारण है। एक वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है बॉडी मास इंडेक्स का। बॉडी मास इंडेक्स को यहाँ पर आप समझ लीजिए, आपकी जो बॉडी है उसमें जो एक्स्ट्रा फैट है वो भी कैंसर का एक रीज़न बन जा रहा है। तो इस इंडेक्स के माध्यम से हम मेजरमेंट कर पाते हैं बॉडी के फैट का बेस्ड ऑन हाइट एंड वेट। आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, दैट अप्लाइज टू एडल्ट मैन एंड वुमेन। एडल्ट के हिसाब से कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस इंडेक्स में आप पता कर सकते हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं LCA-MK2 एयरक्राफ्ट से संबंधित। बताया जा रहा है ये 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है जिसका यूज़ किया जाएगा इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। ये रिप्लेसमेंट कर रहा है किसको, मिराज 2000 क्लास के एयरक्राफ्ट को। इट हैज़ गॉट ए बिगर इंजन एंड कैन कैरी 6.5 टन्स ऑफ पेलोड। मिराज 2000 की कैपेसिटी बताई जा रही थी, काफ़ी बड़ा इंजन हुआ करता था इसका और ये कैरी कर सकता था 6.5 टन के पेलोड को, इसकी कैपेसिटी बताई जा रही थी। तो यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है ऑलरेडी डेवलप्ड की जा चुकी है, कहाँ पर, लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट ने, LCA में। LCA का मतलब क्या हो गया, जो LCA प्रोग्राम थे ये चालू हुए थे 1980 के दशक में ताकि रिप्लेस किया जा सके इंडिया का काफ़ी पुराना जो MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट हुआ करता था, लड़ाकू हवाई जहाज़ हुआ करता था, वो बहुत पुराना हो गया था। उसको हम रिप्लेस करना चाहते थे किसके माध्यम से, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के माध्यम से। LCA का डिज़ाइन और डेवलपमेंट विथ ADA, किसके साथ में, ADA के साथ में एज द नोडल एजेंसी मानी जाती है और स्टेट ऑन्ड हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड बीइंग द प्रिंसिपल पार्टनर। 2 लोग मिलकर के इसको डिज़ाइन और डेवलप करे थे, ADA और दूसरा HAL। इट्स प्रोडक्शन इज़ लाइकली टू स्टार्ट समवेयर अराउंड द 2025। अब न्यूज़ बताया जा रहा है कि LCA-MK2 जो कि हमारे एयरक्राफ्ट को और भी ज़्यादा हल्का बनाएगा और भी ज़्यादा मजबूत और तेज़ करने वाला है। इस प्रकार के एयरक्राफ्ट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, इसका फ्लाइट टेस्ट हो जाएगा 2027 तक। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इसने सैंक्शन किया है द डेवलपमेंट ऑफ द नोडल अर्लियर दिस वीक एट ए टोटल कॉस्ट ऑफ 9000 करोड़। कैबिनेट कमेटी ने बताया है इसकी कीमत कितनी हो जा रही है, 9000 करोड़ की। अगली न्यूज़ आई है छोटी सी नालसा से संबंधित, ठीक है। नालसा जिसको हिंदी में हम कहते हैं राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण। भारतीय संविधान कहता है ऐसे लोग जो कि गरीब हैं, वंचित हों और जो कोर्ट तक जिनकी पहुंच नहीं है, पहुंच भी है तो वो अच्छे खासे वकील नहीं कर पा रहे हैं, अपने केस को नहीं लड़ पा रहे हैं, ऐसे लोगों को गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी ताकि वे अपने केस को लड़ सकें, कानूनी सहायता उन तक पहुंच सके। इसी के चलते चलते नालसा की स्थापना करी गई थी, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण जिसको हम कहते हैं। इसमें सबसे ऊपर होता है पैट्रॉन इन चीफ, मुख्य संरक्षक, जो कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता। इसके अलावा इसमें एक एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की पोस्ट भी होती है जो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी एक जज बनता है। सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी जिसको शॉर्टकट में SCLC हम बोलते हैं, इसका गठन सुप्रीम कोर्ट में कानूनी सहायता कार्यक्रमों के एडमिनिस्ट्रेशन
उनके कार्यान्वयन के लिए भी एक कमेटी का गठन किया गया था। न्यूज़ देख लेते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ अब बन गए हैं नालसा के नए हेड। ही टेक्स ओवर फ्रॉम सीजेआई यूयू ललित। ठीक है, बताया जा रहा है यूयू ललित की जगह कौन लेने वाले हैं, जस्टिस चंद्रचूड़। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अपॉइंट कर दिया है जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा के। नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है, डी.वाई. चंद्रचूड़। द यूनियन लॉ मिनिस्ट्री का कहना है एक नोटिफिकेशन के माध्यम से। जस्टिस चंद्रचूड़ ने पोजीशन ले ली है, जो कि पोजीशन खाली हो गई थी जब यूयू ललित बन गए थे सीजीआई। ठीक है, जब ये सीजीआई बन गए तो यहाँ का जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है उसकी जगह खाली हो गई थी, तो उसकी पोस्ट को इन्होंने ले लिया है। नालसा को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के माध्यम से, ताकि प्रोवाइड किया जा सके फ्री लीगल सर्विस टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। समाज के जो गरीब लोग हैं उनको कानूनी सहायता मुहैया कराने के लिए 1987 में नालसा की स्थापना करी गई थी। जो सीजीआई की पोस्ट होती है वो पैट्रॉन इन चीफ रहती है। द सेकेंड सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ द अथॉरिटी। सबसे ऊपर पोस्ट रहेगी पैट्रॉन इन चीफ की, उसके नीचे रहेगी एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन की। मतलब सीजीआई के नीचे जो जज बैठा है वो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट को ग्रहण करेगा। फ्रंट वाले पेज में चलते हैं और देख लेते हैं इफ़को के बारे में। इफ़को के अलावा हम नैनो यूरिया को भी समझने की कोशिश करेंगे। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड आखिर होता क्या है। ठीक है, ये इंडिया का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी मानी जाती है, विच इज़ होली ओन्ड बाय द इंडियन कोऑपरेटिव्स। भारतीय कोऑपरेटिव्स इसके मालिक हैं, जिसका नाम रखा गया है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसको आउंड किसके द्वारा किया जाता है, इंडियन कोऑपरेटिव्स के माध्यम से। इसकी स्थापना करी गई थी 1967 में। इसमें शामिल थी 57 कोऑपरेटिव्स। आज के टाइम में यदि आप देखोगे तो लगभग 36,000 इंडियन कोऑपरेटिव्स इसमें शामिल हो चुकी हैं, विथ डाइवर्सिफाइड बिजनेस इंटरेस्ट रेंजिंग फ्रॉम जनरल इंश्योरेंस से लेकर के रूरल टेलीकॉम तक, अपार्ट फ्रॉम इट्स कोर बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग फर्टिलाइज़र। इसका कोर बिजनेस क्या है, खाद को बेचना है, खाद की मैन्युफैक्चरिंग करना है। इसके साथ साथ में आज के टाइम में ये जनरल इंश्योरेंस देने लगी है, रूरल टेलीकॉम प्रोवाइड करने लगी है। ये इसके काम बताए गए हैं। ठीक है, इफ़को के ऑब्जेक्टिव की यदि हम बात करें, इसका ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि जो इंडियन फार्मर्स हैं उनमें प्रॉस्पर आ सके थ्रू टाइमली सप्लाई ऑफ रिलायबल हाई क्वालिटी एग्रीकल्चर इनपुट एंड सर्विस इन एन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल मैनर एंड अंडरटेक अदर एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव देयर वेलफेयर। ये संगठन, ये जो कोऑपरेटिव्स हैं बहुत सारी मिलकर के वो क्या क्या ऑब्जेक्ट रखी अपना, कि हमारे जो भारतीय किसान हैं वो प्रगति कर सकें, भरोसेमंद सप्लाई मिल सके, इनको जो जो कच्चे मटेरियल की ज़रूरत है जैसे कि खाद की ज़रूरत है, क्वालिटी वाले एग्रीकल्चर इनपुट की किसानों को ज़रूरत पड़ती है तो वो प्रोवाइड करना। इसके साथ साथ में ऐसी सर्विस देना जो कि इन्वायरमेंट के हिसाब से सस्टेनेबल हो एंड अंडरटेक अदर एक्टिविटी। इसके अलावा भी कुछ और एक्टिविटी कराई जाती ताकि उन किसानों का जो वेलफेयर है उसमें इम्प्रूवमेंट आ सके। इसके बाद हम नैनो यूरिया की बात कर रहे हैं, पार्टिकुलरली लिक्विड नैनो यूरिया की। सरकार का कहना है इतनी बड़ी जो आप बोरी ख़रीद रहे हैं यूरिया की, इसको आप मत खरीदिए, इसकी जगह में आप एक आधा लीटर की बोतल ख़रीद लीजिए लिक्विड नैनो यूरिया, और इसको फिर आप स्प्रे पंप में डालिए और अपने खेतों में छिड़काव कर लीजिए। गवर्नमेंट ऐसा चाहती है। इससे आप खाली एक छोटी सी बॉटल को ख़रीदेंगे, इसकी कैपेसिटी कितनी की रहेगी, लगभग आपकी 50 किलो या 25 किलो की बोरी के बराबर रहेगी इसकी कैपेसिटी। कुल मिलाकर के किसानों की बचत होने वाली है और फसल का जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ने वाला है, ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा बताया जाता है।
तो ये एक यूरिया है जिसमें यूरिया के ही नैनो पार्टिकल शामिल हैं। ये एक न्यूट्रिएंट माना जाता है, लेकिन न्यूट्रिएंट है कैसा पौधों के लिए? लिक्विड में है, ताकि प्रोवाइड कर सकें हम नाइट्रोजन हमारे पौधों को, हमारी फसलों को, एज एन अल्टरनेटिव टू द कन्वेंशनल यूरिया। कन्वेंशनल मतलब परंपरागत जो यूरिया फेंकी जाती दाने दाने रहती है यूरिया की बोरी, उसकी जगह में हम लिक्विड यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं। यूरिया एक केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र मानी जाती है, रासायनिक नाइट्रोजन खाद मानी जाती है, सफ़ेद कलर की होती है, जो कि आर्टिफिशियल रूप से पौधों में नाइट्रोजन पहुंचाती है, जो कि बहुत बड़ा एक पोषक माना जाता है प्लांट्स की वृद्धि के लिए। ठीक है, इसका डेवलपमेंट हम करें ताकि रिप्लेस कर सकें कन्वेंशनल यूरिया को, एंड इट कैन कर्टेल द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेम टाइम बाय द लीस्ट 50%। 50% जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस कमी को पूरा कर देगी ये नैनो लिक्विड यूरिया, ऐसा बताया जाता है। इसमें शामिल है 40,000 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ नाइट्रोजन। 1 लीटर में देखोगे आप तो 40,000 मिलीग्राम नाइट्रोजन इसमें शामिल है, यदि आप 500 ml की एक बोतल खरीदते हो, जो कि किसके इक्विवेलेंट हो गई? इम्पैक्ट ऑफ नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट प्रोवाइडेड बाय 1 बैग ऑफ कन्वेंशनल यूरिया। आप एक पूरी की पूरी बोरिया यूरिया की बोरी खरीद लो 25 किलो या 50 किलो की, उसके बराबर में ये 500 ml की बोतल आपको नाइट्रोजन प्रोवाइड कर देगी। डेवलपमेंट की यदि हम बात करें तो इट हैज़ बीन इंडिजिनियसली डेवलप्ड बाय 8 नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कलोल गुजरात, इन लाइन विथ आत्मनिर्भर भारत एंड आत्मनिर्भर कृषि। भारत चाहता है कि सारी चीज़ें हमारे देश में ही बने, इसीलिए भारत सरकार ने हाल ही में क्या काम करा था, गुजरात के कलोल में इसका एक प्लांट लगाया था, नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कलोल गुजरात, इसने इसका डेवलपमेंट किया है। वहीं यदि आप देख लोगे जो हमारी जो यूरिया की रिक्वायरमेंट है ना, वो हम बाहर से करते हैं, बाहर से ख़रीदते हैं और फिर हम अपने किसानों को सप्लाई करते हैं। इसकी दक्षता को लेकर के बात करी जाती है, एफिकेसी को लेकर के कितनी एफिकेसी इसकी है, क्षमता है। जो कन्वेंशनल यूरिया होती है जिसमें दाने दाने वाली यूरिया का प्रयोग किसान लोग करते हैं, उसकी जो एफिशिएंसी है वो 25% होती है। वहीं यदि आप लिक्विड नैनो यूरिया की बात कर लोगे तो 85 से 90% इसकी एफिशिएंसी होती है। कन्वेंशनल यूरिया फेल हो जाती है, ठीक है, फसल के ऊपर सही प्रभाव ये नहीं छोड़ती, एज इट इज़ ऑफन अप्लाइड इनकरेक्टली, क्योंकि किसान इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। या तो ये भाप में उड़ जाएगी, या तो फिर गैस के रूप में उड़ जाएगी, या तो फिर पानी के माध्यम से, जब पानी एकदम से खेत में किसान दे देते हैं तो वो पानी के साथ में बह करके चले जाती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि हम जो है लिक्विड नैनो यूरिया लेकर के आएंगे और उसका छिड़काव हम अपनी फसलों में करने वाले हैं। अब हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ और देख लेते हैं, इसमें बताया जा रहा है नैनो यूरिया फास्ट ट्रैक्ड फॉर अप्रूवल, फटाफट इसका अप्रूवल दे दिया जा रहा है, जबकि इसके ट्रायल अभी कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। अब ऐसे में जो जल्दबाजी करी जा रही है, फसलों को भी नुकसान है, किसानों को भी नुकसान है, और उनकी जो इनकम है वो भी प्रभावित होने वाली है। असेसमेंट के 3 सेशन चाहिए, किसके द्वारा? ICAR के द्वारा, तब जाकर के आप इस नए फर्टिलाइज़र का अप्रूवल आपको मिल पाएगा और आप इसको मार्केट में बेच पाओगे। नैनो यूरिया जो कि प्रोडक्ट है जिसको डेवलप किया गया है इंडियन फार्मर एंड फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव्स इफ़को के द्वारा, एंड हैवीली एडवर्टाइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जिसका प्रचार प्रसार गवर्नमेंट ने बहुत भारी मात्रा में किया था, एज ए पेनाका टू रिड्यूस फार्मर, एक रामबाण है कि फार्मर जो डिपेंड हैं बोरी वाली यूरिया में, कन्वेंशनल यूरिया में, उसकी जो डिपेंडेंसी है किसानों की कम होने वाली है। अब लेकिन आप ये देख रहे हो इनका पूरी तरह से टेस्ट नहीं हो पा रहा है, डिस्पाइट हैविंग बीन फास्ट ट्रैक फॉर कमर्शियल एप्लीकेशन, लेकिन इनको फटाफट अप्रूवल मिलते जा रहा है कि आप जो है व्यापारिक रूप से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
नॉर्मली 3 सेशंस इंडिपेंडेंट असेसमेंट किए जाते हैं आईसीआर के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा ये रिक्वायरमेंट रहती है, तब जाके इस नए फर्टिलाइज़र को अप्रूवल मिलता। बट इन द केस ऑफ नैनो यूरिया दिस वाज रिड्यूस टू 3 से 2 सेशन कर दिए गए हैं जल्दबाजी में, ताकि किसान लोग हल्ला ना करें कि हमको खाद की कमी जा रही है। फिर भी साइंटिस्ट लोग जो है अभी भी अनक्लियर हैं कि इफ़ द प्रोडक्ट कैन ऑन इट्स आउन कट फार्मर्स डिपेंडेंस ऑन द यूरिया। वैज्ञानिक लोग ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो लिक्विड यूरिया है कितनी ज़्यादा कम कर पाएगी डिपेंडेंसी किसानों की। कुछ और गवर्नमेंट के द्वारा आप डाटा देख लीजिए, भारत 90 लाख टन इंपोर्ट करता है हर साल यूरिया को, ठीक है। कुल मिलाकर के 40,000 करोड़ रुपया सरकार को खर्च करने पड़ते हैं इसको बाहर से मंगवाने के लिए। अब आप स्टैंडर्ड प्रैक्टिस देख लीजिए, यदि आप खेती कर रहे हो जैसे कि वीट की, राइस की, मस्टर्ड की, टू यूज़ एटलीस्ट 245 kg सैक्स ऑफ यूरिया, आप 2 बोरी 45 किलो वाली यूरिया यूज़ करते हैं, विच इज़ एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं माना जाता है, एंड द क्रॉप्स मेन सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। आपकी गेहूं को इसी यूरिया के माध्यम से नाइट्रोजन मिलता है। अब जो पहला पैकेट है यदि आपके पास, इसको आप अप्लाई कर देंगे बुआई के पहले, अर्ली सोइंग या फिर ट्रांसप्लांटेशन स्टेज ऑफ द क्रॉप। जब आप क्रॉप को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उस दौरान आप 1 बोरी यूरिया फेंक दीजिए। सेकेंड है जो स्टेज है वो आप कब करते हैं, व्हेन द प्लांट हैज़ स्प्राउटेड ए कैनोपी ऑफ लीव्स, जब उसमें पत्ती वगैरह आना चालू हो जाती हैं, अंकुरित होना चालू हो जाते हैं, एंड इज़ अप्रोचिंग द रिप्रोडक्टिव फेस ऑफ द प्लांट ग्रोथ, और उस टाइम में प्लांट ग्रोथ वाली स्टेज रहती है, उस टाइम में ये सेकेंड बोरी को फेंका जाता है।